अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। आइए जाते साल को चंद लम्हे थाम कर उस पर एक नज़र डालें और कुछ हासिल कर लें। 2025 पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी वजूहात की बिना पर एक फैसला कुन साल के तौर पर याद रखा जाएगा। ये साल एक जानिब दिफाई और खारजा महाज पर नुमाया कामयाबियों की अलामत रहा, तो दूसरी जानिब मईशत और समाजी इस्लाहात के मैदान में खला और कमज़ोरियाँ भी भरपूर शिद्दत से नुमाया रहीं। कौमी सलामती, इलाकाई सियासत और आलमी ताल्लुकात में पाकिस्तान का किरदार मजबूत हुआ, मगर आम आदमी की माशी हालत में नुमाया बेहतरी देखने में ना आ सकी। आलमी ताल्लुकात के तनाजुर में 2025 पाकिस्तान के लिए सिफारती बहाली और आलमी एतमाद के फ़रोग का साल साबित हुआ। अमरीका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान, मलेशिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत मुतअद्दिद ममालिक के साथ रवाबित में इजाफा हुआ। भारत के साथ कशीदगी 2025 का एक अहम मोड़ साबित हुई। अप्रैल में पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर मई में भारत की जारहियत और उसके जवाब में पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने न सिर्फ दिफाई सलाहियत को साबित किया, बल्कि पाकिस्तान के जिम्मेदार रियासती किरदार को भी नुमायां किया। महदूद और मौसर अस्करी रद्द-ए-अमल के बाद कशीदगी को न बढ़ाने का फैसला आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए मुस्बत साख का बाइस बना। खास तौर पर पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में आने वाली गर्मजोशी गैर मामूली अहमियत की हामिल रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के व्हाइट हाउस दौरे ने दिफा, मईशत, इलाकाई अमन और मौसमियाती चैलेंजेस के हवाले से दो तरफा ताउन को नई जहत दी। सदर ट्रंप की आलमी टैरिफ पॉलिसीज़ के बावजूद पाकिस्तान को रियायती तिजारती सहूलियात मिलना इसी शराकतदारी की मजबूती का मजहर था। दूसरी जानिब दाखिली सलामती का मंजरनामा तशवीशनाक रहा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक रवां साल दहशतगर्द हमलों की तादाद 1063 रही, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा थी। 26 खुदकुश हमले रिपोर्ट हुए, जबकि 664 सिक्योरिटी एहलकार और 580 शहरी शहीद हुए। इसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में शिद्दत आई और 2100 से ज़ायद शिद्दत पसंद मारे गए। पाक अफगान ताल्लुकात भी 2025 में शदीद दबाव का शिकार रहे। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्द अनासर के खिलाफ मौसर इक़दामात न होने के बायस सरहदी कशीदगी बढ़ी, हत्ता कि अक्टूबर में सरहद पार हमले भी देखने में आए। नतीजतन तजारत और आमदोरफ्त की बंदिश ने माशी नुकसानात को मजीद बढ़ा दिया। माशी एतबार से मैक्रो आशारियों में बेहतरी के आसार ज़रूर नुमाया हुए। शरह सूद में कमी आई, रुपये की कदर निस्बतन मुस्तहकम रही और स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों तक पहुंची, जहां KSE 100 इंडेक्स 1,72,000 पॉइंट से तजावुज़ कर गया। तहम माइक्रो सतह पर महंगाई, बेरोजगारी और क़ुव्वत ख़रीद में कमी ने आम आदमी की मुश्किलात कम न होने दी। सियासी सतह पर 2025 हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कशीदगी, आइनी तरामीम और पार्लिमानी बालादस्ती के सवालात के गिर्द ही घूमता रहा। मजमूई तौर पर 2025 को आलमी तन्हाई से निकलने और दिफाई और सिफारती वक़ार के इस्तेहकाम का साल कहा जा सकता है। इसी पर गुफ्तगू 2025 में और क्या कुछ रहा। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, आमिर अहमद खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अलविदा 2025 का सूरज पाकिस्तान को कौन सा बड़ा सियासी सबक देकर गुरूब हो गया? जैगम साहब, ऊपर कुछ मोटे मोटे निकात रखे, पाकिस्तान के लिए कैसा रहा, चाहे वो दिफाई था, मुआशी था, खारजा सूरत हाल रही, मगर पॉलिटिकली अगर देखा जाए सियासी डेडलॉक का ये साल रहा है। आपके ख्याल में ये डेडलॉक कोई सबक दे रहा है, कोई लर्निंग है इसमें हम सब के लिए? देखिए कैसा तजाद है। एक तरफ आपने पूरी कामयाबियों की एक लिस्ट गिनवाई है जो बैरूनी महाज से ताल्लुक़ रखती हैं, जो सफ़ारती महाज से ताल्लुक़ रखती हैं, जो सफ़ारती डिप्लोमेसी उससे ताल्लुक़ रखती हैं, जो जियो स्ट्रेटजी से ताल्लुक़ रखती हैं, जियो पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखती हैं। और सियासत में देखें तो मामला ही उलट है। सबक निकालने लगें तो अजीबो गरीब सबक निकलते हैं। मिसाल के तौर पर एक सबक जो सबसे बड़ा सबक है सियासतदानों ने इस साल खूब सीखा तो भी नहीं, उसको मज़ीद मजबूत किया, वो ये था कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो जिसने अपनी हस्ती को मिटाया उसने मर्तबा पाया। सो पॉलिटिशियंस डिमिनिश्ड देमसेल्व्स। वो जो हुकूमत में थे उन्होंने अपने अंदाज से अपने आप को डिमिनिश किया, और वो सियासतदान जो अपोजिशन में थे उन्होंने अपने अंदाज में अपने आप को डिमिनिश किया, अपने आप को बड़ा नहीं किया, बुलंद नहीं किया, मजबूत नहीं किया, अहम नहीं किया। और उसकी वजह है सबक नंबर 2।
सबक नंबर 2 क्या है? ज़मीं जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद। एक मुहावरा है जो हमारे बुज़ुर्ग बोला करते थे जब फ़ारसी मुहावरों का रिवाज था, और इसका मतलब है कि ज़मीन इधर की उधर हो जाए, गुल मोहम्मद इधर से उधर नहीं होगा। समझ गए सब। तो जिसको पंजाब में कहते हैं ना कि परनाला वहीं का वहीं रहेगा। तो कोई एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपको जो ना पहले नज़र आई थी 77 साल में, ना अब नज़र आई 78वें साल में, कि हम अपने तजुर्बों से कुछ सीखेंगे, कुछ बदलेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर हमने इस साल 1990 के बाद 13वां जश्न स्टेबलाइजेशन मनाया मईशत में। माशी इस्तेकाम का 13वां जश्न था ये 1990 के बाद, क्योंकि 13वां प्रोग्राम था IMF का, और 13वीं दफ़ा हमने डिफ़ॉल्ट से अपने आप को बचाया, 13वीं बार जश्न मनाया। और इसी साल में जब जश्न जारी था, चीनी एक्सपोर्ट भी की गई और इंपोर्ट भी की गई। क्या बात है। तो डिड दे लर्न एनीथिंग? क्या उनको इस बात का सबक मिला कि अशराफियाई मईशत इस मुल्क को खा गई है? हर तीसरे साल हम भागते हैं IMF की तरफ, हर तीसरे साल हम उधार मांगते हैं, हर तरह की कंडीशंस को कबूल करते हैं, अवाम को मुसीबत में डालते हैं, 50-50% इन्फ्लेशन हो जाती है, लोग गुर्बत में रगड़े जाते हैं, महंगाई होती है, तरक्की रुक जाती है। तो हमें अब कुछ बदलना होगा, थोड़ी सी कोई कुर्बानी देनी होगी। बहुत कमा लिया, इतना कमा लिया कि 7 पुश्तें खा सकती हैं, चलो 2 साल रहने दो, ये साल जाने दो, चलो अगले साल कमा लेंगे। इवन क्या इतना भी किसी ने लर्न किया? हमारे रूलिंग एलीट ने इतनी सी कुर्बानी दे दे कि इस साल ज़रा दाव ना लगाएं। नो, दे डिड नॉट। एलीटिस्ट की इकानमी अपनी आन बान शान के साथ चलती रही। क्या कोई रिफॉर्म हुआ? एक रिफॉर्म बता दीजिए जिसकी हम कहानियाँ सुन रहे थे। वो रिफॉर्म जो पाकिस्तान की गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को ऊपर लेपा पोची नहीं, चूना लगाना तो जारी रहता है, चूना लगा दिया और जश्न मना लिया, कि जो बुनियादों को बदले, स्ट्रक्चर्स को बदले, उस इमारत को बदले जिसकी वजह से हम दुनिया तो क्या, दुनिया के गरीब तरीन खित्ते में भी सबसे पीछे रह गए। सही। नो, कोई लर्निंग नहीं, नॉट कोई सबक क्योंकि कोई भी अपनी जगह से पीछे हटने को तैयार नहीं। कोई अलल्ले तलल्ले कम किए गए, कोई खर्चे कम किए गए, कोई प्रोटोकॉल कम किया गया, कुछ नहीं कम किया गया, कुछ कम नहीं किया गया। और कोई आप पार्टियों पर आ जाइए। हाँ। क्या पार्टियों पर आ जाइए? क्या सियासी जमातों ने कोई आपस में डायलॉग का रास्ता अपनाया? शरीकों से बात नहीं करनी। देखिए, शरीक अपने होते हैं ना, गैरों से ही बात करनी है। ठीक हो गया। बात होगी तो बड़े साहब से होगी। तुम चोर उचक्के हो, तुमसे बात नहीं हो। दुरुस्त हो गया। नहीं हुआ। रूल ऑफ द गेम्स नहीं, पार्टियों में जमहूरियत नहीं, अवाम को मुक़्तदर करना नहीं, लोकल गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट को मजबूत करना नहीं। कोई लर्निंग नहीं। आप बताइए गुल मोहम्मद की और कितनी बातें आपको बताऊं? नहीं, आप गुल मोहम्मद तक ही रहें, क्योंकि निज़ाम भी वहीं खड़ा है पूरे का पूरा। आमिर अहमद खान साहब, रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स की आवाम के लिए कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये हम सब जानते हैं 2025 की जो आईनी तरमीम हुई, सवाल यह है कि उसने, ये सियासतदानों ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। क्या पार्लिमानी बालादस्ती को मजबूत किया गया है या सियासी तनाज़ात को बढ़ाया गया है? आयशा, बड़ा पॉइंटेड आपने सवाल किया, क्योंकि मैं एग्जैक्टली यही बात करने लगा था। जब सियासी सबक की हम बात करते हैं, और ख़ास तौर पर जब हम ये कहते हैं कि ये 2025 का आखिरी सूरज जो है वो हमारे लिए क्या सबक छोड़ के गया है, अच्छा, मैं समझता हूँ कि एक बहुत वाज़ेह सबक वो ये दे के गया है कि पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक़ के जाने के बाद से जब जमहूरियत की बहाली या सो कॉल्ड बहाली हुई, तो उसमें जमहूरियत का जब भी ज़िक्र होता था इस मुल्क के अंदर, उस पर जब भी तबसरा होता था, उसका जब भी तज्ज़िया होता था, तो हर किसी के जहन में और बशमूल पाकिस्तानी अवाम के एक ख़ास किस्म की मगरबी जमहूरियत का मॉडल उनके जहन में होता था, जिसमें लोग वोट देते हैं, एक हुकूमत बनाते हैं, फिर वो हुकूमत अपनी कारकर्दगी के ज़रिए 4-5 साल 5 साल जितनी भी मुद्दत होती है उसकी, उसके बाद दोबारा अवाम के पास जाती है और वो ये फ़ैसला करते हैं कि क्या उससे वो मुतमईन है, उसको दोबारा मुंतखब करना चाहिए या नहीं, किसी और को ये मौका देना चाहिए। तो ये जो एक टिपिकली मगरबी तसव्वुर है जमहूरियत का, वो मेरा ख़्याल है सबसे बड़ा सबक जो 2025 हमें दे के गया वो ये है कि वो रोल मॉडल जो कि हर किसी के जहन में था, उसको इस साल ने, मैं समझता हूँ, मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया गया है।
اور اب پاکستان ایک ایسے نظام کی طرف بڑھ رہا ہے، اس میں داخل ہو چکا ہے، اس کے ابھی اوائل کے سال ہیں، لیکن اب ایک ایسے نظام کی طرف بڑھ رہا ہے جس کو نہ تو ہم جمہوریت کہہ سکتے ہیں نہ ہی ہم آمریت کہہ سکتے ہیں۔ تو سوال جو سب سے بڑا میرا خیال ہے آنے والے وقتوں میں ہر کسی کے ذہن میں ہوگا وہ یہ کہ جمہوریت میں بھی عوام کا ریاست کے ساتھ کیا رشتہ ہونا چاہیے وہ سب کے اوپر واضح ہوتا ہے۔ عوام کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، حکومت کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور حکومت کو اپنی اس حد تک کچھ حقوق ہوتے ہیں کہ جس مدت کے لیے اس کو منتخب کیا گیا ہے وہ مدت وہ پوری کرے۔ آمریت کے اپنے اصول ہوتے ہیں، ایک شخص آ کر اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے، پھر اس کا حکم چلتا ہے جتنی دیر تک وہ اپنا قبضہ قائم رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ جس نظام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، میرا خیال ہے ابھی اس کے اصول جو ہیں وہ بھی طے ہونے والے ہیں۔ ایک ہی چیز ابھی تک واضح ہوئی ہے اس سال میں، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کا آپ نے بڑا اچھی سمری پروگرام کے شروع میں دی، ان سب کو اگر ہم نے سامنے رکھے تو ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ اب پاکستان ہم نے اس کا ایک نام ایجاد کر لیا ہے، ہائیبریڈ۔ لیکن یہ ہائیبریڈ کس بلا کا نام ہے؟ اس میں یہ اس کے کتنے ہاتھ ہیں، کتنے پاؤں ہیں، وہ کیسی چال چلتا ہے، وہ کس ڈائریکشن میں جاتا ہے، وہ کس کی سنتا ہے، کس کے دباؤ میں آتا ہے، یا کس پر دباؤ ڈال سکتا ہے، ابھی میرا خیال ہے یہ واضح ہونا باقی ہے۔ سو اب میرا خیال ہے آئندہ کے سال میں جو بھی تجزیے یا تبصرے ہوں گے، اس میں جو بھی آپ کے تجزیہ کار ہوں گے، جو بھی تبصرہ کر رہے ہوں گے، شاید ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے دماغ سے وہ ویسٹرن ڈیموکریسی کا جو ایک ماڈل تھا وہ نکال دیں، کیونکہ وہ ماڈل اب پاکستان میں اس سال نے اور جو ایونٹس تھے لیڈنگ انٹو دس ایئر ان نے میرے خیال میں مکمل طور پر دفن کر دیا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹس پارلیمنٹری سپریمیسی کی جو ہم بات کرتے ہیں، پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے ہیں سارے، ہم اس کو بھول جائیں اور ہم ریزائن کر کے بیٹھ جائیں۔ لیکن وہ نیا رشتہ کیا ہوگا عوام کے بیچ میں، جو آمریت میں بھی کلیئر ہوتا ہے اور جمہوریت میں بھی کلیئر ہوتا ہے، وہ نیا رشتہ عوام اور ریاست کے بیچ میں کیا ہوگا، یہ میرا خیال ہے اب ایک کی کویسچن ہے جو کہ آنے والے وقتوں کے اندر سیٹل ہوگا۔ اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ باقی ساری چیزوں کو، معیشت کو اپنی جگہ رکھیں، پاکستان کی فارن پالیسی، اس کی سکسیسز، اس کی شارٹ کمنگز، ان کو اپنی جگہ پر رکھیں، لیکن یہ ایک ایلیمنٹ میری نظر میں اگر پولیٹیکلی اس کو دیکھا جائے تو سب سے اہم ایلیمنٹ تھا کامنٹ، عوام کو ری ڈیفائن کرنا ہے ریاست کے ساتھ اپنا رشتہ، اور عوام کے ہاتھ میں کتنا اور کیا ہے ری ڈیفائن کے لیے اپنی جگہ ایک سوال ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، 2025 حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان کشیدگی نے جمہوری عمل کو کس حد تک متاثر کیا؟ 1 نمبر 2، کیا پی ٹی آئی کو سپیس دینا مسلم لیگ نون کو سیاسی نقصان ہے؟ کیا یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے وائس ورسا؟ بڑا ہی آپ نے اسپیسیفک سوال پوچھ لیا اور میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا۔ سر آپ کہیے، بے شک آخر میں کامنٹ کر دیں اس پہ۔ ہاں میں اس پہ کمنٹ کر دوں گا۔ دیکھیے، نظام کی بات کی گئی تو میں کہنا چاہوں گا کہ نظام جیسا بھی ہو، سبق اگر سیکھنا ہے 2025 کے بعد، سیکھنا تو بہت پہلے چاہیے تھا، لیکن 2024 کے بعد 2025 ایک کانسیکوینشل ایئر تھا۔ 2024 میں ایک حکومت بنی جس نے تقریباً 1 سال پورا کیا اور اب یہ 1 سال اور پورا ہو رہا ہے، تو ان 2 سالوں میں کافی عرصہ ہے سیکھنے کے لیے۔ تو وہ نظام جو بھی ہو، نظام آپ کا آمرانہ ہے، مشترکانہ ہے، اشتراکانہ ہے اور جمہورانہ ہے، جیسا بھی ہے، اس کا سبب ایک ہی ہے کہ اصل سیاست صرف معیشت ہے۔ باقی آپ جتنے مرضی باتیں کرتے رہیں، جتنے مرضی نیریٹیوز بنا لیں، جتنی مرضی باتوں سے اور داستانوں سے لبھا لیں لوگوں کو، کچھ بھی کام نہیں کرتا جب تک آپ کی معیشت، اور وہ معیشت کون سی والی؟ وہ معیشت جو عام آدمی کے لیے کی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی سبق ہے تو وہ یہ ہے کہ ہر سیاست صرف ایک چیز پہ جا کے مرتکز ہوتی ہے اور وہ معیشت ہوتی ہے، اور معیشت بھی جو کہ عام آدمی کی زندگی میں اثر انداز ہو۔ یہ فیلئر ہے ہمارے تمام نظاموں کا جو آج تک بنائے، بھلے آپ جتنا مرضی اس میں ایلیٹس کو کہہ لیں یا پلانے کو کہہ لیں یا حکومتوں کی لیک آف گورننس کو کہہ لیں، لیکن جب تک وہ معاملہ اس طریقے سے سٹرکچر نہیں ہوگا، طے نہیں ہوگا، چلے گا نہیں۔ آج سوال سب سے بڑا ہمارے سیاسی ذہن جو ہیں اس ملک کے، ان میں کیا ہے کہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہونے کے تمام معاملات پلگ کر دیے گئے، کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی گئی جہاں پر کہ کوئی آ کے کسی قسم کا کوئی چیلنج کریٹ ہو اس سیاسی نظام کے لیے۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہماری وہ ساکھ، ہماری وہ
पहचान जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। तो इसकी वजह सिर्फ एक ही है, वो ये है कि देखिए असल में आम आदमी को आप पागल बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। बयानियां करके हमने बहुत देर इस कौम को लुभाया है और कहानियां सुनाई, दास्तानें, पोप बयानियां, ये बयानियां, ये बयानियां। ये कौम मुझे लगता है कि अब उस नहज पे पहुंची है जहां और दास्तानें सुन के लुभाने वाली कैफियत में नहीं है, और वो चाहती है कि मेरे लिए इसमें क्या है। आम आदमी कह रहा है कि मेरे लिए इसमें क्या है, और वो सिर्फ एक ही चीज़ है कि उसकी ज़िंदगी कितनी सहल और कितनी आसान हो सकती है, और वो सिर्फ माशी तौर पर उसके बच्चों की परवरिश, उसकी ज़रूरियात, बुनियादी ज़रूरियात, हम उस नहज तक भी नहीं पहुंच पाए। इसलिए जितनी बातें मैक्रो इकोनॉमिक्स और फलाने इकोनॉमिक्स और उसकी बातें, ये सब की सब धरी रह जाती हैं उस जगह पर जहाँ पर हम आम आदमी को जो 99% 99% है इस मुल्क का, उसको हम नहीं दे पाए जो कि उसका हक बनता है, जो उसका फर्ज है, वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद है, वो हम उसको पूरा नहीं कर पाए। भूल जाइए कौन सा सियासी निज़ाम होना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ कि सियासी निज़ाम की जो कैफियत है उसको बेहतर होना चाहिए, और उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। देखिए है क्या, अल्टीमेटली आपके पास दुनिया के पास ले जाने के लिए रेलेवेंस थी ना, रेलेवेंस ढूंढनी थी, तो कुछ नहीं था आपके पास। आपकी मईशत तो तबाह हाल थे, आज भी शायद तबाह हाल है, IMF के सर पे चल रहे हैं, कर्जे लेके चल रहे हैं। तो क्या लेके गए आप अपनी अफवाज की कामयाबी का झंडा लेके गए, उससे आपने अपनी रेलेवेंस बनाई, उससे आपकी खारजी तौर पर कोई पहचान बनी, उससे आपने अपने खारजी तौर पर पर इसकी अफादियत कितनी है? अगला टेस्ट, अगला इम्तिहान, जहां पर आपसे कहा जाएगा कि आपके पास अगर अफवाज है देने के लिए या उनकी मदद फराहम करने के लिए, तो उसकी भी तो कोई हद होगी ना। हम कितनी मदद दे सकते हैं, कहां तक दे सकते हैं, किसकी बातें कितनी पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए उसकी लाइफ बहुत लिमिटेड, उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। इसलिए हम उसकी बुनियाद पे ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान बहुत बेहतर हो गया। पाकिस्तान की पहचान जरूर बेहतर हुई, लेकिन क्या पाकिस्तान अपने तौर पर अंदर अपनी जात के अंदर रहते हुए ये देख पाया कि वो भी उसकी जात के अंदर भी कोई बेहतरी आई कि नहीं आई? जहां तक अब आपका जल्दी से, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, जहां सियासत का ताल्लुक है, देखिए ये वो लोग करते हैं जिनको ये पता हो कि हमारे मिल के काम करने से इस मुल्क के आम आदमी का भला होगा। और जब आम आदमी आपकी किसी भी कैलकुलेशन में नहीं आता, किसी आपके कुलिये में नहीं आता, तो फिर आम आदमी पीछे रह जाता है, और सिर्फ आपकी अपनी जो एलीट पॉलिटिक्स है, एलीट सियासत है, वो रह जाती है। तो जो PTI कर रही है, जो ये हुकूमत कर रही है, जो बाकी निजाम कर रहा है, मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक अशराफिया की 0.1% लोगों की सियासत है, उसका आम आदमी की जिंदगी से, इस कौम से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल से कोई ताल्लुक। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, जितनी गुफ्तगू ऊपर हुई उसी में से सवाल आपके लिए मैं फ्रेज कर रही हूँ कि एलीट कैप्चर से लेके जिस नए निज़ाम की बात हुई कि उसका और अवाम का ताल्लुक क्या है, इस पूरी सूरत हाल में जो हमारी सियासी जमातें हैं, जो पार्लिमानी जमातें हैं, उन्होंने कोई सबक सीख लिया होगा या नहीं, कि आने वाले दिनों में वो कहीं हैं या नहीं? आयशा, बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन कोशिश करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो सियासी अशराफियां हैं जिनका कि अभी जिक्र भी हुआ, उनको कम से कम उनके लिए सबसे बड़ा सबक तो यही उनको मिला कि अगर उन्होंने इक़्तिदार में सरवाइव करना है तो वो किसका दामन थामे और किस तरह से वो अपना चाल चलन करें। तो बहुत पुराना सबक नहीं रज़ा साहब। तो बस वो 2000 कुछ मतलब ये 2025 में भी उनका वही सबक मिला, क्योंकि उसके अलावा अगर आप ये बड़ी बड़ी बातें इस वक्त हो रही हैं जमहूरियत की और आइन की और इंसानी हकूक की, तो उसके ऊपर तो देखिए कोई भी पार्टी जो है वो सीरियस नहीं है। वो सिर्फ जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो उनको जमहूरियत भी याद आ जाती है, इंसानी हकूक भी याद आ जाते हैं, मिसिंग पर्सनस भी याद आ जाते हैं, 1971 भी याद आ जाता है। लेकिन जो भी वो इक़्तिदार में आते हैं तो फिर वही एक ही प्ले बुक होती है, और वो आपको पता है क्या है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का 2025 का अगर जायजा लिया जाए तो उसमें दो ही बड़ी थीम्स नजर आती हैं, और वो सबसे पहली तो जो जिसका जिक्र आपने कर दिया, बैनुल अक़वामी तौर पे जो पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबियां मिली हैं, उनकी नज़ीर हालिया सालों में नहीं मिलती। चाहे वो अमेरिका से ताल्लुकात हों, मिडल ईस्ट में पाकिस्तान का बढ़ता हुआ रोल, और जिसे कहा जा रहा है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल हो, वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है। पाकिस्तान और चीन के जो दिफाई ताउन है उसके ऊपर भी वो मोहर सब्त हुई, और दुनिया ने उसको एक्नॉलेज भी किया और दुनिया ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। यानी कि उनको कोई बड़ा जिसे कहते हैं पाकिस्तान से शिकवा या शिकायत नहीं है कि उनका चीन के साथ किस तरह का इत्तेहाद है। तो और फिर आप देख लीजिए कि जो ट्रंप है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर सदर है, वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को और वजीर आज़म को बारहा उनका जिक्र करता है, तारीफ करता है। तो ये कामयाबी बिल्कुल है, इसको क्यों हम डिनाई करें और क्यों हम 2025 के आखिर
آخر میں یہی کہیں کہ بس جی ہر چیز بری ہے، ہر چیز تباہ ہو گئی ہے. اور دوسرا سبق کیا ہے؟ بکاز سبق تو کوئی نہیں سیکھتا پاکستان میں. دوسری جو ریالٹی کہہ سکتے ہیں، زمینی حقیقت یہ ہے کہ ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ بالکل آج 31 دسمبر ہے اور وہ اس کو مکمل تقویت اور استحکام مل چکا ہے. اور وہ اس طرح سے ملا ہے کہ یہ جو آئین میں ترامیم کی گئی ہیں 26ویں اور 27ویں اور جو دیگر بندوبست کیا گیا ہے، اس سے کم از کم یہ ضرور ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ اب چلے گا کچھ سال. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کل کلاں کو کوئی کسی جیل کا کوئی تالا ٹوٹے گا اور عوام کا ریلا جو ہے وہ آ کے تو اس نظام کو گرا دے گا. فی الحال یہ اس طرح کی خواب و خیال کی باتیں ہی ہیں اور خام خیالی ہی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نظام پاکستان کے لیے اچھا ہے؟ کیونکہ ہم تو سمجھتے رہے، ہم تو پوری عمر یہ کہتے رہے کہ پاکستان میں جو ہے ایک مکمل جمہوریت ہونی چاہیے اور شہری آزادیاں جو ہیں وہ ملنی چاہیے، میڈیا آزاد ہونا چاہیے، عدلیہ آزاد ہونی چاہیے. تو یہ تو کسی اور ڈائریکشن میں ملک جا رہا ہے اور یہ ایک سوچنے کی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. اور میرے خیال سے یہ ہمیں اس کے اوپر 2026 میں کام کرنا ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر 10 سال کے بعد یہاں پہ تغیرات جو آتے ہیں، تو جو یہ اس سال جو تغیرات پچھلے 1-2 سال میں آئے ہیں یہ گئے ہیں. تو اس لیے اس دوران میں سیاستدان، میڈیا، سول سوسائٹی کیا حکمت عملی بناتے ہیں، یہ اب ہمارا امتحان سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کوئی سیاسی سبق نہیں سیکھا، بھلے ہی 2025 کا سورج غروب ہو گیا ہو، مگر ہمیں تلاش ہے جمہوریت کی اور سیاست کی اس ملک میں، کیونکہ بنا سیاسی استحکام نہ تو معاشی اور نہ ہی خارجہ سطح پر استحکام دیر پا اور طویل المدت ہو سکتا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پینل سے بات کریں گے سیاسی نہیں، کچھ ہلکی پھلکی گپ شپ اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سال کا آخری دن صرف کیلنڈر بدلنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک وقفہ اور موقع ہے کہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں، خود سے سوال کریں اور سیکھنے کی گنجائش تلاش کریں. پورا سال ہم نے اسی اسکرین پر اپنے پینلسٹ کے ساتھ ملکی سیاست ہو، معیشت ہو، عدلیہ کے معاملات ہوں، خارجہ پالیسی ہو، سماجی مسائل ہوں، عوامی بنیادی حقوق ہوں اور نہ جانے کتنے ہی حساس یا پھر مشکل موضوعات ہوں، ان پر گفتگو کی، تجزیے اور تبصرے آپ کے سامنے لا کے رکھے. عام طور پر میں اس پلیٹ فارم سے سوال پوچھتی ہوں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بہت سے زاویے کور کیے جائیں، پینل اس کا جواب دیتا ہے، بحث آگے بڑھتی ہے اور پروگرام ختم ہو جاتا ہے. مگر آج اس روایت کو تھوڑا سا بدلنا چاہتے ہیں. روایتی پیٹرن فالو کرنے کے بجائے ہم اس سیگمنٹ میں اپنے پینل سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پورا سال مختلف اور بعض اوقات متنازع موضوعات یا یوں کہا جائے کہ مشکل معاملات پر بیٹھ کر بات کرنے کا ان کا تجربہ کیسے رہا. وہ لمحات کیسے ہوتے ہیں جب سوال بہت ہی چیلنجنگ ہو یا مشکل ہو، یا موضوع ایسا ہو جس پر بولنا آسان نہ ہو، یا کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک کوئی ایسا معاملہ سامنے آ جائے جس پر ویسی ہی تیاری نہ ہو. جب ایک پینلسٹ دل میں کچھ سوچ رہا ہو کہ میں یہ نقطہ پہلے رکھوں گا، مگر وہی بات کوئی اور پہلے کہہ دے تو اندر کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کبھی بحث کے موضوعات ریپیٹ لگیں، کبھی وقت کم ہو، کبھی ایڈیٹوریل پالیسی رکاوٹ بن جائے، کبھی ٹاپک کی نزاکت یا کوئی دوسرا پینلسٹ آپ کے موقف کے بالکل ہی خلاف بات کر دے یا آپ کی بات کو چیلنج کر دے. ان سب کے درمیان ایک پینلسٹ خود کو کیسے سنبھالتا ہے، یہ بھی جاننا مقصود ہے کہ بطور ٹیم کس طریقے سے مزید بہتری کی جا سکتی ہے تاکہ یہ سفر اور ہمیں دیکھنے والوں کے ساتھ جو رشتہ ہے اسے مزید مضبوط بنایا جا سکے. کوئی ایسا مشورہ جو ہمیں اگلے سال یعنی 2026 میں مزید بہتر بنا سکے، کوئی ایسی بات جو شاید آن ایئر کہنا ممکن نہ ہو مگر آج کے دن کہی جا سکتی ہو، اور سب سے بڑھ کر کوئی ایسا پیغام جو ناظرین کے لیے ہو جو سال بھر یہ سب ہم کو دیکھتے، سنتے اور برداشت کرتے ہیں. تو آج کا پروگرام احتساب بھی ہے، اعتراف بھی اور سیکھنے کا ایک موقع بھی، کیونکہ سال کے آخری دن سب سے قیمتی بات شاید یہی ہے کہ ہم سب سچ اور اختلاف کو نہ صرف سنیں بلکہ قبول بھی کریں، کیونکہ یہی اسٹریٹ ٹاک ہے. شہزاد صاحب، تو اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ یہ سال کیسا رہا؟ آپ مستقل ہمارے پینلسٹ ہیں، ساتھ موجود ہیں. کون سا معاملہ یا ایشو آپ کو مشکل لگتا ہے یا کسی ایشو پہ چیلنجنگ محسوس ہوتا ہے؟ اچھا یہ بھی کہیے گا کہ پہلے بات کرنا آسان ہوتا ہے یا آخر میں بات کرنے کو ایکسپلین کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اس پورے سال کا یہ جو سوال ہے یہ سب سے مشکل سوال ہے اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ احتساب کسی کے بس کی بات نہیں ہے. احتساب شاید ہمارا صرف عوام کرتے ہیں. ہم کسی کی، میں اپنی بات کروں، میں کسی پلڑے میں تلنے کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس کے باوجود
कोशिश हम अपनी पूरी करते हैं कि जो सवाल उठाया जाता है उस सवाल को क्या हम बेहतर तौर पे जवाब दे पाए या नहीं दे पाए। तो जो मैंने समझा, जिस तरीके से सवालात आए, और सवालात बहुत मुश्किल भी आए, एक चीज कहूंगा, मेरी उर्दू बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा। क्योंकि मुझे जब अल्फाज का चुनाव करना पड़ता है और इस तरीके से करना पड़ता है कि किसी तरीके से बात कह भी दूं और किसी को बुरी भी ना लगे, जब आप इस तरीके से बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ी सी कोई तख्लीकी अमल से गुजरना पड़ता है। मेरी उर्दू बहुत अच्छी हुआ करती थी जब तक मैंने एयरफोर्स ज्वाइन नहीं की, और मैं 1900 कब से 71 से पहले 70 तक की बात कर रहा हूँ। मैं उर्दू अदब पे ही पला था, उर्दू ही लेके चला था, लेकिन जिस फिर पेशे में चले गए, फिर वहां से उर्दू आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो गई और फिर हमारे और जुबान जो थी वो सामने आ गई। बाहर सूरत बड़ी खुशी होती है इतने काबिल लोगों के बीच में बैठ के आपके मुश्किल सवालात का जवाब देते हुए। एक चीज जरूर पेश नजर रहती है कि जो बात की जाए, जहां तक सच नजर आती है और जहां तक समझता हूं कि दुरुस्त है। अच्छा, एक और चीज मैंने वो उस तरीके से बात कहता हूं, एक और चीज जो मैंने सुनी और बहुत सुनी इस दौरान में और अब बहुत आम हो गई है कि टीवी प्रोग्राम बहुत फजूल हो गए हैं, इन पे जो बहस है वो लायानी और बेमानी होकर रह गई है। आजकल के माहौल में इनकी कोई अफादियत नहीं रह गई। कम से कम अपनी हद तक, और मैं जानता हूं अपने पैनलिस्ट को भी, मेरा ख्याल है हम सब ने ये कोशिश की कि इन्हीं प्रोग्रामों को, इन्हीं टीवी के प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम की हद तक कम से कम हम इस तरह की यूजफुलनेस दे दें, इस तरह का कोई उसकी अफादियत दे दें कि कोई ना कोई इसमें से पॉजिटिव चीज निकल सके। हम ये नहीं करते कि हम जो कहते हैं वो सच होता है, लेकिन अगर उससे किसी को कोई हल्का सा रास्ता मिल जाता है, और यकीन मानिए मैंने बहुत जगह पे पूरे साल में ये अल्फाज जो हम बोलते हैं या कोई ऐसी चीज जिस तरफ इशारा करते हैं, उसका कुछ अरसे के बाद मैंने उसको रिपीट होते हुए और देखते हुए सुना। तो सिवाय इसके आप ये कहिए कि उर्दू बहुत अच्छी हो गई, टेंशन आप बहुत देती हैं और मुश्किल, ये तो मैं सुनना चाह रही थी कि मैं मजीद कितनी दे सकती हूँ। नहीं, और टेंशन की गुंजाइश नहीं है हमारी उम्र के अंदर खास तौर पर। और मैं बहुत मर्तबा ये सोचा है मैंने कि आया अब मेरी सेहत ये इजाजत देती है कि मैं इस टेंशन में से गुजरूं या ना गुजरूं। बहरहाल कोशिश। शहजाद साहब आप यहीं ठहरे, हमें आपकी जरूरत है, मैं टेंशन आपको कम दूंगी, आप टेंशन ना लें इतनी। रज़ा रूमी साहब आपको जी। It was an honor to be of service to this country। मेरे लिए सिर्फ पाकिस्तान जरूरी है, कोई सियासी पार्टी जरूरी नहीं। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब आपको भरपूर टेंशन दी जा सकती है, आप ये फरमाइएगा कि आपका ये एक्सपीरियंस, आपको भी अब 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है हमारे साथ स्ट्रेट टॉक में मौजूद हैं, आपको कभी बहस के मौज़ूआत रिपीटेटिव लगते हैं, कोई इशू चैलेंजिंग लगता है, या कहीं बोलते हुए जैसे एडिटोरियल के रेड लाइंस आती हैं, कहाँ दिक्कत महसूस होती है और कहाँ लगता है कि बाद में बोलूँ या पहले बोलूँ तो अच्छा एक्सप्रेस करूँगा? जी आशा, सबसे पहले तो बिल्कुल जो अगले महीने मुझे 1 साल हो जाए, बल्कि हो ही चुका है, तो ये मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी भी है समा के साथ और आपके इस शो में, तो इसलिए मुझे मुबारकबाद दीजिए सब दिल खोल कर, और मेरी तारीफ भी कीजिए। नहीं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आयशा, आप एक बहुत ज़बरदस्त एंकर हैं और आप जिस तरह के सवालात चुनती हैं मेरे ख्याल से उनमें मुश्किल भी होते हैं, और जो अच्छी बात यह है कि आप उस तरह के मौज़ूआत उठाती हैं दूसरे सेगमेंट में जो कि दीगर पाकिस्तान के चैनल्स नहीं उठाते। मसलन पॉपुलेशन, तालीम, क्लाइमेट चेंज, माहौलियात, इसके ऊपर पाकिस्तान में बात ही नहीं होती। यहाँ पे तो बस सारा वक्त एक ही जो है शख्सियत या एक ही पार्टी के गिर्द पूरी की पूरी गुफ्तगू जो है वो स्टक हो गई है पाकिस्तान में। तो उस लिहाज से तो बहुत अच्छा तजुर्बा है। अब जो दिक्कतें हैं, देखिए पहली तो ये दिक्कत है कि मैं आधा वक्त तो अमेरिका में होता हूँ, तो अलग सुबह मुझे उठना पड़ता है आपके शो के लिए, और हम आपको बड़ी मुश्किल से उठाते हैं, उसका क्रेडिट हमारी टीम को दें, ये बहुत जरूरी है। नहीं, मैं उठ जाता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना भी पड़ता है ना, तैयारी भी तो कुछ करनी होती है। और फिर दूसरा मसला ये है कि यकीनन पाकिस्तान में जो टीवी के ऊपर इस वक्त ब्रॉडकास्टिंग का मसाइल है, जो कि हमारे इस चैनल से सिर्फ मसला नहीं है, बिलअमूम हमें बात करते हुए एहतियात करनी पड़ती है। और देखिए वो तो फिर मेरी अब कुछ इस तरह से हुआ है कि जब से मैंने पाकिस्तानी अखबारात में और टीवी चैनल्स में काम किया, तो मुझे अब सेल्फ सेंसरशिप की भी आदत हो गई है, और समझ आ जाती है कि कहाँ पे रेड लाइन कौन सी आ जाएगी, किसको क्या लगेगी, तो फिर खुद ही इंसान वो उसको जरा मैनेज कर लेता है। लेकिन ये बात ठीक नहीं होती, क्योंकि बाज़ औक़ात आप वो बात कह नहीं सकते जो कि आप खुल कर कह सकते हैं। तो ये तो एक दिक्कत है, और उसमें मैं यकीनन आपको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा, और जो है, और ना ही अपने आप को, मगर जिस तरह के हालात है उस तरह से। लेकिन फाइनल मेरा पॉइंट ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि 2026 में भी हमारा ये शो न सिर्फ ये कि ये टॉप शो हो
एनालिसिस का, बल्कि ये अवाम के मौजूआत, अवामी मफाद और हमारी को कोशिश है बालाए इस पे। ताक रखकर ये बात करें। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जैगम साहब और आमिर अहमद खान साहब क्या कहना चाहते हैं और क्या मशवरा देंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। जैगम साहब, आपको तो तवील अरसा हो गया प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। ये 2025 का साल और जो मौजूआत और ख़ास तौर पे सियासत में एक मौजू बहुत रहा जिस पर आप लोग भी कभी कभार कि यहाँ से आगे भी चढ़ें, लेकिन क्या करें कि वो मौजू ही नहीं चल पाया। हमने पहले हिस्से में बात भी की। आपके ख्याल में स्ट्रेट टॉक में किस बात पर बात करके आप समझते हैं कि बात मुकम्मल कह दी, और कहाँ रुकावट महसूस करते हैं कि कहना चाहते थे मगर आयशा ने रोक दिया, वक्त ना रहा? चलें, इस पर मैं आगे बात करता हूँ। पहले तो जो एक बड़ी दिलचस्प बात उर्दू के हवाले से हो रही थी, वहाँ से मैं क्यों ना शुरू करूँ। कहिए। कि देखें, इस हमारे शो में दो बाबाए उर्दू हैं। एक हमारे उमर हैं, रिसर्चर, बहुत काबिल, ब्राइट यंग मैन, वेरी इम्प्रेस्ड, जो ज़ाहिर है स्क्रीन पर हमारे देखने वालों को नज़र नहीं आते। और दूसरी एक आयशा बख्श हैं, और इनसे पूरा साल हम उर्दू सीखते रहते हैं। और इस साल भी बहुत से लफ्ज़ सीखे। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ कसीरुल कुतबी निज़ाम, जो मल्टी पोलर सिस्टम और मल्टी पोलैरिटी है, वो सीखने का मौका मिला। देखिए, मुश्किल वक्त है इस वक्त। पाकिस्तान एक निज़ाम से दूसरे निज़ाम की तरफ जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इस शो में कोशिश की जाती है कि हम अपनी बात, जो हमारा माफ़िज़ ज़मीर है, जो हमारी राय है, वो हम कहें, उस पर कदगन ना लगे या कम से कम लगे। और उसमें मैं देखता हूँ कि बाज़ औक़ात बहुत से जो मुश्किलात होती हैं उसको टीम ख़ुद से हैंडल कर लेती है और हमें पता भी नहीं चलता, या बहुत बाद में पता चलता है कि कोई इसमें मुश्किल भी आई थी। अब अपने आप को सोचना पड़ता है, और जो चैलेंज आया है उस हवाले से वो ये नहीं है कि कौन से मौजू पर कौन सा मौजू मुश्किल था। मुख्तलिफ माहौल के मुताबिक हर मौजू ही मुश्किल हो जाते हैं। सही। लेकिन अहम जो चैलेंज होता है वो होता है लिंग्विस्टिक, लिसानी चैलेंज। कि आप इस तरीके से कहें कि कोई मसाइल पैदा ना हो। आप बात भी कहें, आप कह दें, सुनने वाले समझ भी जाएं, आपकी कम्युनिकेशन भी ठीक हो जाए, लेकिन वो इस अंदाज से हो कि उसमें किसी तरह का कोई इशू किसी के लिए पैदा ना हो। तो ये तो मेरा ख्याल है एक ऐसी चीज़ है जो सबको नेविगेट करनी पड़ती है। और जो गेन है सबसे बड़ा वो ये है कि जो खुशी की बात है वो ये है कि जिस तरह का पैनल हमारे साथ है उसमें कम से कम मुझे तो हर रोज़ सीखने का मौका मिलता है। हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी जो 3 साल हमारे साथ रहे, इफ्तिखार साहब, वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, कुछ दिन पहले उन्होंने छोड़ा, उनको हम याद कर रहे हैं। हसन निसार साहब जो हैं वो पाकिस्तानी सहाफ़त के रॉक स्टार्स में से एक हैं। आमिर ने अभी हमें ज्वाइन किया, आमिर अहमद ख़ान ने बहुत सीजन पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ियों में से एक हैं। रज़ा मेरे दोस्त हैं, पूरी दुनिया में इनके नाम का डंका बजता है, इनकी अपनी एक आन बान शान है। लेकिन मुझे सही बात है जो सबसे बड़े चैलेंज पैनलिस्ट लगते हैं वो शहजाद साहब लगते हैं। और शहजाद साहब यूँ लगते हैं कि शहजाद साहब जब पहले बोल लें तो मुझे गौर करना पड़ता है दोबारा कि जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें कहाँ कौन से सुकम रहे। सही हो गया। शहजाद साहब इस माशाल्लाह रियल इंटेलेक्चुअल इन दिस कंट्री, नो डाउट। और बहुत कमाल का वो एनालिसिस करते हैं। और इट्स रियली एन ऑनर फॉर अस कि वो इस पैनल का हिस्सा हैं। और मेरे लिए भी मेरे लिए तो हर रोज़ जो एक लर्निंग का मौका होता है, आई एम श्योर तमाम जो हैं वो सुनने वालों के लिए उनके लिए सब लर्निंग का मौका होता है। दुरुस्त हो गया। तो हम हर रोज़ देखें हमें ये बताना ज़रूरी है हमारे देखने वालों को कि ये जो जर्नी है, हम यहाँ ये सोच कर नहीं बैठते कि हमने आपको कुछ सिखाना है। सिखाने का अमल तो है ही, क्योंकि हम सीख कर आए हैं आपसे कुछ शेयर करने के लिए। बिल्कुल। सबसे बड़ी तवज्जो हमारी होती है फैक्ट्स पर। फैक्ट्स हमारे ठीक होने चाहिए। बिल्कुल। और उन फैक्ट्स की बुनियाद पर आप एक तज्जिया बनाते हैं अपने बैकग्राउंड के मुताबिक, अपने शोबे के मुताबिक। बिल्कुल दुरुस्त। और ये डिफरेंट जो आप लोगों के प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स हैं वही प्रोग्राम को एनरिच करते हैं। जैगम साहब, आमिर साहब ने क्योंकि हमें अभी ज्वाइन किया है कुछ हफ्ते पहले ही, तो आमिर साहब आपका जाते साल में ये नया आगाज कैसा है और तवक्कुआत क्या हैं आपकी? आई थिंक आयशा यू वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि क्यों मैंने आप लोगों को ज्वाइन किया। क्योंकि मैं 6-7 साल सहाफ़त से दूर रहा। मैं 2008 में जब पाकिस्तान छोड़ के गया, मैंने BBC ज्वाइन किया और मुझे लंदन जाना पड़ा। तो उस वक्त पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आशा, वो उसी दौर में से गुजरा था जिसमें पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया जुनीजो हुकूमत के फ़ौरन बाद गुजरा, जब एकदम से उसको आज़ादी मिली और उसको समझ नहीं आ सकी कि उस आज़ादी के साथ क्या करे।
تو ایک عجیب بے ہنگم سا شور مچ گیا پرنٹ میڈیا کے اندر اس وقت. تو میں نے جب پاکستان چھوڑا تھا اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے, جو نیوز میڈیا ہے خاص طور پہ, وہ بھی اسی سچویشن میں سے گزر رہا ہے کہ وہاں شوروں کا گل گپاڑا اس کے اوپر زیادہ فوکس ہے, کیونکہ ابھی وہ چینلز کو شاید صحیح طرح سے سمجھ نہیں آئی ہے کہ ریٹنگز کے لیے یہ چیز زیادہ ضروری ہے یا جو ٹریڈیشنل صحافتی اصول ہیں ان کے قریب رہنا. لیکن جب 8-9 سال کے بعد میں لوٹا عائشہ, تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی عروج پہ پہنچ چکی ہوئی تھی بات. سو میں 6-7 سال علیحدہ رہا صحافت سے. میں نے پرائمری ایجوکیشن کے اوپر اپنی توجہ دینا شروع کر دی, اور یہ جب مجھے سما کے پینلسٹ کا حصہ بننے کو کہا گیا تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ میرا خیال ہے یہ بہت کم پروگراموں میں سے ہے پاکستان کے اندر جہاں ذاتی رائے اور تجزیے کے بیچ میں, تبصرے اور تجزیے کے بیچ میں تفریق کی جاتی ہے. یہ بڑی باریک لکیر ہوتی ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو اپنی تجزیے کو, اپنی رائے کو تجزیے میں ڈھال کر پیش کرنے سے روکنا بڑا مشکل کام ہے, جو میرے خیال میں آپ بہت بہترین طریقے سے کرتی ہیں عائشہ. اور یہی اس پروگرام کی ایک اٹریکشن ہے کہ یہ تجزیے کو تجزیے کے طور پر عوام کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ کسی کی ذاتی رائے, وہ ٹھیک ہے ذاتی رائے ہر تجزیہ کار کی ہوتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں سامنے آ ہی جاتی ہے, لیکن بنیادی طور پر اس پروگرام کا جو فوکس ہے اور اس کا جو پرنسپل ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ ایک صورتحال کو انالائز کیا جائے اور لوگوں کی مدد سے, اپنے دوسرے پینلسٹ کی مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیا جائے. اس لیے میرے لیے بڑا آسان تھا جو 6-7 سال پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا صحافت سے دور رہنے کا, اس کو بدل کر. لیکن ایک زبردست اضافہ ہے آپ کے پینل کے اوپر. آج کے لیے پروگرام سے اتنا. جاتے ہوئے آپ سبھی کو آنے والے سال کی آج ایک بار پہلے سے ہی مبارکباد دیتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ ضرور ریزولوشن بنائیں جو آنے والے سال میں آپ کو آگے بڑھنے کے لیے طاقت دیں. پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.